क्या भारत की सरकार चर्चों पर कंट्रोल करने जा रही है? क्या अमेरिका ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया है? और आखिर ऐसा क्या है इस नए कानून में कि वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक एक बहस छिड़ गई है? अमेरिका के एक सांसद ने सीधे आरोप लगाया है कि भारत का नया कानून ईसाइयों के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ये कानून पास हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर ये पूरा मामला कुछ और है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि FCRA आखिर है क्या, सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है, अमेरिका क्यों नाराज हुआ और क्या सच में चर्चों का नियंत्रण सरकार के हाथ में चला जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस विवाद में जितनी बातें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, तस्वीर उससे कहीं ज्यादा बड़ी और अलग है। सबसे पहले जरूरी सवाल यही है कि FCRA आखिर होता क्या है। FCRA का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय या कोई विदेशी संस्था भारत के किसी NGO को, स्कूल को, अस्पताल को, चर्च, मंदिर या सामाजिक संगठन को आर्थिक मदद देना चाहती है। क्या वो सीधे पैसे भेज सकती है? नहीं। ऐसा करने के लिए जिस संस्था को पैसा मिल रहा है उसके पास FCRA लाइसेंस होना जरूरी है। यानी सरकार ये जानना चाहती है कि विदेश से पैसा किसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है और उसका इस्तेमाल किस काम में किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे विदेशी फंडिंग के जरिए देश के अंदर किसी तरह की गैरकानूनी या संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सकता है। यही वजह है कि कई वर्षों से भारत में विदेशी चंदे को लेकर सख्त नियम लागू हैं। अब सवाल उठता है कि अगर FCRA पहले से था तो अचानक विवाद क्यों शुरू हो गया? दरअसल सरकार अब इस कानून में कुछ नए बदलाव करना चाहती है और इन्हीं प्रस्तावित बदलावों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाए या संस्था खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दे या समय पर उसका नवीनीकरण ना हो तो ऐसी स्थिति में सरकार एक विशेष प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना सकेगी। अब यही प्राधिकरण उस संस्था के विदेशी चंदे, उससे बनी संपत्तियों का प्रबंधन करेगा। यहीं से पूरा जो विवाद है वो शुरू होता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर ऐसी संस्था, कोई चर्च या धार्मिक संगठन हुआ तो सरकार उसके मामलों में दखल दे सकेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सरकार चर्च चला पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रम भी इसी को लेकर फैल रहा है। प्रस्तावित संशोधन में ये जरूर कहा गया है कि अगर विदेशी चंदे से बनी कोई संपत्ति धार्मिक स्थल है तो उसका धार्मिक स्वरूप बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर वो चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा, अगर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विदेशी फंड और उससे बनी संपत्तियों का प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है, खासकर तब जब किसी संस्था का FCRA पंजीकरण समाप्त हो चुका हो। यानी सरकार का दावा और आलोचकों की चिंता दोनों अलग अलग है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बहस लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से कहानी अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाती है। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाइयों का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है और नया संशोधन सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा। उन्होंने इसे ईसाइयों पर हमला भी बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि अगर ये कानून इसी रूप में पास हुआ तो ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी चिंता का एक विषय बन सकता है। यानी अब मामला सिर्फ एक कानून का नहीं रहा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और कूटनीति तक पहुंच गया है। इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाल ही में कोलकाता पहुंचे। पिछले 14 साल में ऐसा करने वाले वे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आई थी। अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान रूबियो ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी दौरा किया, वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। और बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी वही संस्था है जिसके FCRA रजिस्ट्रेशन को लेकर भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में कार्रवाई की थी और विदेशी योगदान लेने की अनुमति कुछ समय के लिए रोक भी दी गई थी। बाद में इस संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया गया। ऐसे समय में जब FCRA कानून को लेकर बहस चल रही थी, रूबियो का ये दौरा भी चर्चा का विषय जो है वो बन चुका है।
हालांकि अमेरिका की ओर से इस दौरे को एफसीआरए विवाद से सीधे जोड़कर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। अमेरिकी सांसद राइली मूर के बयान के बाद भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। सीपीआई-एम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने साफ कहा कि भारत के कानूनों पर फैसला भारत की संसद करेगी, कोई विदेशी सांसद नहीं। उन्होंने कहा, अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जॉन ब्रिटास ने एफसीआरए कानून का समर्थन भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से इस कानून का विरोध करती रही है। उनका आरोप है कि पिछले कुछ सालों में एफसीआरए का इस्तेमाल कई गैर कानूनी संगठनों में, अल्पसंख्यक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के खिलाफ किया गया है। यानी उनका कहना है कि कानून को और सख्त बनाने से ऐसे संगठनों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये विपक्ष का राजनीतिक मत है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एफसीआरए का उद्देश्य केवल विदेशी फंडिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। यहीं से साफ होता है कि विवाद केवल धार्मिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी फंडिंग की निगरानी और उसके नियंत्रण के तरीकों पर भी है। आखिर सरकार ये बदलाव क्यों लाना चाहती है? अब इस सवाल का जवाब भी समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन उसके पास विदेश से मिले पैसे से खरीदी हुई जमीन, इमारत या दूसरी संपत्तियां मौजूद है। ऐसी स्थिति में उन संपत्तियों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा, रखरखाव करेगा? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि उनका गलत इस्तेमाल ना हो? सरकार का भी यही कहना है कि इसी समस्या को हल करने के लिए ये संशोधन लाया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक एक नामित प्राधिकरण ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करेगा जब तक कि कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। यानी सरकार का तर्क प्रशासनिक व्यवस्था का है, लेकिन आलोचकों को डर है कि इससे सरकार की शक्तियां बढ़ सकती हैं, और यही दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा मतभेद है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2022 के बीच करीब 13,500 से ज्यादा संगठनों को विदेश से लगभग 55,700 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, धार्मिक गतिविधियों और कई दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं तक पहुंची है। वहीं जुलाई 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 14,400 एफसीआरए लाइसेंस सक्रिय थे, जबकि 22,000 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और 15,000 से ज्यादा लाइसेंस समय पूरा होने के बाद समाप्त हो चुके थे। इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने एफसीआरए नियमों को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्ती से लागू किया है। क्या सच में चर्च सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे? वो सवाल जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया है कि क्या नया कानून पास होने के बाद सरकार चर्चों पर कंट्रोल कर लेगी? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ये केवल प्रस्तावित संशोधन है। इस पर संसद में चर्चा होनी बाकी है। कानून का अंतिम स्वरूप भी बदल सकता है। दूसरी बात, विधेयक में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई धार्मिक स्थल इस प्रावधान के दायरे में आता है तो उसका धार्मिक स्वरूप बरकरार रखा जाएगा। यानी दस्तावेज में धार्मिक पहचान बनाए रखने की जो बात है वो कही गई है, साफ तौर पर कही गई है। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि जब सरकार किसी संस्था की संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार अपने हाथ में ले लेगी तो इससे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। यानी ये वही बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। तो पूरे विवाद का जो सार है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, अमेरिका के एक सांसद ने दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन चर्चों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। दूसरा, भारत में कई नेताओं ने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, किसी विदेश सांसद को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तीसरा, सरकार का कहना है कि संशोधन का मकसद विदेशी चंदे और उससे बनी संपत्तियों का कानूनी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चौथा, अभी ये विधेयक प्रस्तावित है। संसद में ये बहस और संभावित संशोधनों के बाद ही इसकी अंतिम तस्वीर साफ होगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे कानून और उसके अंतिम स्वरूप को समझना जरूरी है। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी जरूरी है, या आपको भी लगता है कि इससे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों की पूरी पड़ताल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।